Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to physics class. This is lecture number 26 from chapter number 4, that is motion and force. Today we are going to discuss one of the case, that is when the two bodies are hanging vertically. So how can we derive the formula to find out the tension in the string and the acceleration produced during the motion of the bodies? When two bodies are hanging vertically, that is body A with mass m1 and body B with mass m2, they are hanging vertically and they are connected to the ends of a string which is passing over a frictionless pulley. You can see here the pulley is here and the string is connected to the ends of the bodies and the string is passing over the frictionless pulley. So what we can see here is that the body A is heavier than the body B. That is, mass 1 is greater than mass 2. It means that the body A will go downwards and the body A will move upward. When the body A is moving downward, it means that its weight is greater than weight 2. Now, to find out the formula for tension and acceleration, we have to consider the net forces that are acting on body A and body B. The net forces acting on body A are weight and tension. But here weight is greater than tension because the body A is moving downwards. You can see here the weight is weight 1, that is the weight of body A is greater than tension. So it means that to find out the net force acting on body A, we will subtract tension from the weight. हम क्या करेंगे, टेंशन को वेट में से माइनस कर देंगे क्योंकि वेट बड़ा है और वेट किससे ज़्यादा है, टेंशन से ज़्यादा है, लिहाजा हम टेंशन को माइनस कर देंगे वेट में से। इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो जब हम बात करते हैं बॉडी ए के वेट की, तो बॉडी ए का वेट क्या है, m1g, बिकॉज हमने बॉडी ए के मास को m1 से रिप्रेजेंट किया था। लिहाजा हमारे पास W1 को हम किससे रिप्लेस कर लेंगे, m1g माइनस टी। ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आप ये पढ़ चुके हुए हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि F इज इक्वल्स टू ma। अब ये फोर्स है बॉडी ए की, लिहाजा हमने इसको F1 से शो कर दिया है और बॉडी ए का मास हमने m1 से शो किया है। लिहाजा हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फॉर्मूला F1 इज इक्वल्स टू m1a। अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि हम कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 6, या अगर हम ये कहें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है ना। तो सेम फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। F1 इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी, F1 इज इक्वल्स टू m1a। इसका मतलब है कि हम m1g माइनस टी को इक्वेट कर सकते हैं m1a के, और ये हमने इसको यहाँ पे इक्वेट करके दिखा दिया आपको, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द मोशन ऑफ बॉडी बी। बी के जो हम मोशन की डिस्कस करते हैं कि बी किस तरह से हरकत कर रहा है। द बॉडी बी इज मूविंग अपवर्ड ड्यू टू द इंक्रीज वेट ऑफ बॉडी ए। सही है ना। तो बॉडी बी ऊपर की जानिब जा रही है। जब बॉडी बी ऊपर की जानिब जा रही है, इसका मतलब है कि टेंशन जो है वो बॉडी बी का जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है उसके वेट के मुकाबले में। लिहाजा मोशन ऑफ बॉडी बी क्या है, बॉडी बी इज मूविंग अपवर्ड, सो हियर टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। अगेन सिमिलर केस, जब टेंशन बढ़ा है वेट से, तो हम टेंशन में से माइनस कर देंगे वेट को। ओके, वेट इज लेस देन टेंशन, सो वी सब्ट्रैक्ट द वेट from the tension
And as all of you know that the formula for weight is m2g. The weight for the body 2 is represented by m2g. सही है ना? तो जब हमने m2g t में से माइनस कर दिया m2g को और जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे अप्लाई किया तो बॉडी b पे पड़ने वाली नेट फोर्सेस क्या आ गई? m2a इक्वल टू t माइनस m2g. सेम वही फिनोमेना हमने अप्लाई किया है हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के तहत F2 इक्वल टू टी माइनस m2g को और F2 इक्वल टू m2a को क्या कर दिया है? इक्वेट कर दिया है, कंपेयर करके लिख दिया है यहाँ पे m2a पहले लिख दिया इक्वल टू t माइनस m2g. सही? नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर द एक्सीलरेशन व्हाट वी हैव टू डू? वी गॉट दिस इक्वेशन 3 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2. वी गॉट इक्वेशन नंबर 6 by comparing equation 4 and 5. Now we will add these two equations, that is equation number 3 and equation number 6 to find out the formula for acceleration. Here you can see I have done it for you. Adding equation number 3 and equation number 6, what we got? We got m1a plus m2a equal to m1a plus m2a किस तरह हुआ? हमने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लिया और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को हमने राइट हैंड साइड में ऐड कर लिया. आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ m1a और प्लस m2a, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ हमारे पास m1g माइनस t. ये देख सकते हैं आप m1g माइनस t के अंदर हमने प्लस कर दिया t माइनस m2g को. देखिए हमने प्लस कर दिया प्लस t माइनस m2g. अब हम क्या करेंगे? जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर दिया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्लस कर लिया तो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो कैंसिल आउट कर दी. जैसे आप देख सकते हैं माइनस टी प्लस टी से कैंसिल आउट हो जाएगा. एक माइनस के साइन के साथ है, एक प्लस के साइन के साथ है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, लिहाजा टी टी से कैंसिल हो गया. हमारे पास क्या चीज़ बच गई? हमारे पास बच गए a इज इक्वल्स टू, अच्छा देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये a कॉमन निकल गया यहाँ पे. ठीक है, a कॉमन निकल गया तो क्या बच गया? m1 प्लस m2 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया और m1g माइनस m2g को आपने एज इट लिख दिया जो कि आपके कैंसिल आउट नहीं हुए. अब आप इसमें देखते हैं कि यहाँ पे g भी कॉमन आ रहा है तो हमारे पास जब g भी कॉमन आ गया तो क्या हो गया? m1 माइनस m2 और ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया? g को सेपरेट आउट कर दिया, कॉमन निकल गया. ठीक है ना? और गो के हमें फॉर्मूला एक्सेलरेशन का चाहिए और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, लिहाजा हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन को यहीं पे रह देंगे और एक्सेलरेशन से जो मल्टीप्लाई हो रही है चीज़ उसको हम क्या कर देंगे? इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड की या डिनोमिनेटर की साइड पे ले जाएंगे. तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन का m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2. अब हम मालूम करते हैं क्या? टेंशन का फॉर्मूला. टेंशन के फॉर्मूले के लिए आप अगेन वही इक्वेशंस यूज करेंगे जो आप प्रीवियसली यूज कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को. बस करना इतना है आपने यहाँ पे कि यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 6 से. डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन 6. तरीकेकार वही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे. आपने m1a को डिवाइड किया m2a से, ये देख सकते हैं m1a डिवाइड बाय m2a और यहाँ पे डिवाइड किया आपने m1g माइनस t को किससे? t माइनस m2g से. अब क्या होगा? अब आपने ये जो सेम a है ये कैंसिल हो गए. ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया? यहाँ पे आपके पास यहाँ बच गया m1 और अपॉन m2 इक्वल टू m1g माइनस t माइनस m2g. a से कैंसिल हो चुका हुआ है. अब ये m1 और t माइनस m2g क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये m2 इस m1g माइनस t के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा? m1 मतलब है t माइनस m2g और इक्वल टू का साइन ऐसे रहेगा और m2 इक्वल टू m1g माइनस t. यहाँ तक बात समझ आ रही है आपके? अब चलते हैं, अब ये m1 जो है वो इस टर्म से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये m1 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है. इस तरह से ये m2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है m1g से और ये m2 जो है वो t से भी मल्टीप्लाई हो रहा है. तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. m1 मतलब है t कितना हो जाएगा? m1t और माइनस साइन बरकरार क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और m1 m2g आपस में मल्टीप्लाई हो गए. इक्वल टू का सिंबल लगा दिया आपने. अब यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, m1
M2G, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हमने M1 को पहले लिख दिया, M2 को बाद में लिख दिया और G को इसके बाद लिख दिया। फिर ये M2 इस टर्म से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा प्लस माइनस माइनस M2T। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें T को अलग करना है, हमें टेंशन को अलग करना है, तो हम टेंशन वाले जो टर्म्स है वो एक तरफ कर देंगे, जैसे M1T और ये माइनस M2T, ये माइनस M2T वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस M2T। M1T अपनी जगह बरकरार ही है, ये माइनस M2T इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस M2T, और ये M1 M2G अपनी जगह बरकरार रहा, अलबत्ता ये जो माइनस M1 M2G था ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस M1 M2G, इक्वल टू के इस तरफ माइनस साइन के साथ था, इक्वल टू के दूसरी तरफ गया तो प्लस के साइन के साथ M1 M2G लिख दिया आपने। अब आप देखिए, अब आपने यहाँ पे टेंशन कॉमन आ गया, टेंशन को आपने कॉमन निकाल लिया और बाकी चीजें आपने ब्रैकेट में ली थी, वो है M1 प्लस M2 इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे M1 M2G, ये भी M1 M2G है, दोनों को आपने ऐड किया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है 1, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 M1 M2G, और आपकी डेरिवेशन आ चुकी, आपका फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। बस अब आपको सिंपल ये करना है कि टेंशन को अकेला छोड़ देना है, क्योंकि टेंशन का फॉर्मूला आपने ड्राइव करना है, लिहाजा अब आपका टेंशन का फॉर्मूला बन जाएगा 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। कैसे, ये M1 प्लस M2 इस टेंशन से मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा आपका टेंशन का फॉर्मूला ड्राइव हो गया, क्या है T इज इक्वल्स टू 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। सो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर केस नंबर 1 समझ में आ चुका होगा। ये डेरिवेशंस जो होती हैं वो एक दफ़ा में जो है वो समझ में अगर ना आए तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप वीडियो क्लिप्स को दोबारा रिवाइंड करके दोबारा चेक कर लिया करें, दोबारा चला ले कीजिए, ताकि आपको ये डेरिवेशंस अच्छे से समझ में आ जाए और असबर हो जाएं। इसके अलावा मज़ीद ये कि आप किताब में से पेज नंबर 54 से लेकर 56 तक केस नंबर 1 की डेरिवेशन मौजूद है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेशंस की तो तब जाके आपका जो है वो डेरिवेशन जो है वो क्या होती है वो सही तरीके से आप असबर कर सकेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप ज़रूर जो है वो हर दिन का काम उसी दिन मुकम्मल कर लिया कीजिए। अगर आज डेरिवेशन सिखाइए तो आज इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई सवाल हो, कोई चीज़ कोई समझ में ना आ रही हो तो आज के लेक्चर को दोबारा से आप सुन के उसको समझ सकें। तो आज की क्लास का अख्ताम हम यहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह हम नई क्लास के साथ, नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।